अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद दिलीप। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह से उनसे इस्तीफा लिया गया, क्या इस्तीफे के बाद मामला थम जाएगा, क्या हुआ अंदर खाने, फड्डा कहां पड़ा और ये हालात अब किस तरफ जा रहे हैं, क्यों इतने नाजुक वक्त में इमरान खान को और उनकी जो कानूनी टीम है उसको इतना मुश्किल फैसला करना पड़ा। बजाय तो जाहिर है ये लोग कुछ लोग समझते होंगे कि बड़ा आसान था एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने अपना मौकफ जमा करवाना था, एक ऐसे रेफरेंस के बारे में जिसके बारे में ये कयास किया जाता था कि ये रेफरेंस बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, हुकूमत की कानूनी टीम के लिए। हुकूमत ने 3-4 महाजों पे लड़ाई लड़ी, एकदम उन्होंने अपोजिशन को जेलों में डालना शुरू किया, फिर उन्होंने दूसरे इदारों के साथ और फिर खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इस तरह जो एक महाज था ये ओपन हुआ, ये बहुत चैलेंजिंग था हुकूमत के लिए, हुकूमत की लीगल टीम के लिए। तो कुछ सवालात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और क्या एक ऐसी वजह थी जो उनके गले की हड्डी बन गई, और क्या ये मिली भगत थी, अटॉर्नी जनरल किसी साजिश का शिकार हुए या खुद वो किसी साजिश का हिस्सा थे, इस सब पे बात करेंगे। इमरान खान ने ये फैसला क्यों किया, इसकी थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये वजह क्या हुई और फड्डा किस बात पे पड़ा। अटॉर्नी जनरल ने जब बिला वजह एतराज किया कुछ जजेस पे कि उन्होंने ये कहा कि मैं चाहूं तो मैं भी कुछ जजेस पे एतराज कर सकता हूं, तो ये जो एक जुमला था, यकीन मानिए ये इतना भारी जुमला था जो हुकूमत में भी भारी साबित हुआ, जो जजेस में भी भारी साबित हुआ। 2 दिन जिस तरह से जजेस ने इस जुमले को लिया, इस पे जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, जाहिर है ये एक तकलीफ दे तस्वर था कि आप जजेस की निगरानी करते हैं, आपको किस बुनियाद पे ये बात पता चली कि आप एतराज कर रहे हैं। और एतराज ये था कि बकौल अटॉर्नी जनरल की शायद कोई जज, अल्लाह मुझे माफ रखे अगर ये तौहीन अदालत है, तो अदालत से भी दस्तबस्ता माफी के कोई जज जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जो है वो कोई फेवर देगा। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो इंतहाई मोतबर हैं, इंतहाई रिस्पेक्टेबल है, उनका अपना एक हलफ है और अपनी उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। इस एतबार से ये बात नहीं की जा सकती। जो भी जजेस बेंच में बैठते हैं या कोर्ट में बैठते हैं वो इंतहाई ओपन माइंड से बैठते हैं, और जजेस इस मकाम पे पहुंचने से पहले एक लंबा सफर करते हैं। ऐसे नहीं होता कि ये एकदम से आ जाएं और एकदम से किसी वाबस्तगी का जो है वो हिस्सा बन जाएं। तो ये जो इशू था, इशू क्या बना, क्या चीज अटॉर्नी जनरल के गले की हड्डी बनी, वो ये एक जुमला था जिसपे उन्होंने ये कहा, या उन्होंने क्या जानबूझ के कहा या अनइंटेंशनली कहा कि मैं चाहूं तो मैं भी कुछ जजेस पे एतराज कर सकता हूं। तो ये इसका जो रद्द अमल आया वो इस तसव्वुर से आया, इस एतबार से आया कि यही इशू है कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब की जो प्रॉपर्टीज थी लंदन में, जो बाहर उनकी इतनी महंगी जगहों पे जायदादें थी, उनको जो है ट्रेस करने के लिए आपने किसी ऐसी कंपनी से मदद ली, यानी कि आपने जजेस की सर्विलियंस की। अटॉर्नी जनरल के से पहले जो मुनीर मलिक, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील हैं, उनका भी सारा मौकफ, उनके सारे केस की बुनियाद इसी एक आर्ग्यूमेंट में थी कि जजेस की जो है वो निगरानी की जाती है। बेशुमार बार हमने तकरीबन इस केस की सारी समातों को अटेंड किया, 25 से 30 समातें इस केस की हुई। मैंने आपको पहले कहा था कि एक समात में भी जब से ये मामला ये लार्जर बेंच सुन रहा था, 10 रुकनी लार्जर बेंच के सामने आया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाहिर अटॉर्नी जनरल खुद पेश होते थे, लेकिन उसके बाद जब ये लार्जर बेंच में ये केस चल रहा था, लार्जर बेंच में ओपन कोर्ट में, इस केस की एक समात में भी अटॉर्नी जनरल वहां नहीं बैठे कोर्ट में, उन्होंने नहीं नोट्स लिए। उन्होंने जो वकील थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जो वकील थे, मुनीर मलिक साहब थे, उनके बारे में जजेस तारीफ करते हैं कि आप बड़े जबरदस्त वकील हैं। और उन्होंने जो पहले जो डे फर्स्ट था जिसमें मुनीर मलिक ने दलाइल शुरू किए थे, तो उस पर जस्टिस उमर अता मलियाल साहब ने कहा था कि नाइस टू हैव यू, और हमें आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो ये लेवल था एक तरफ। फिर उसके बाद बड़े वकील जो थे वो पे दर पे सुलेमान अकरम राजा तक एक सिलसिला चलता रहा, तकरीबन 25 से ज्यादा समातें हुई, 25 से 30 के करीब जो समातें थी, इसमें उस लेवल के वकील पेश होते थे, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते थे, जजेस उनको सुनते थे मुसलसल। जिस तरह से हमें कभी ऐसा नहीं लगा इस केस में कि अगर जो मुनीर मलिक हैं दलाइल दे रहे हैं तो किसी जज ने उनको टोका हो और उनको कहा कि आप वायलेट कर रहे हैं, आप हमें इस पॉइंट पे दें। बड़ी तसल्ली से उन्होंने जजेस के सामने अपना मौकफ रखा, और इतनी तवील गुफ्तगू जब चल रही थी, और अटॉर्नी जनरल को इस बात का इदराक भी था कि इतना इंपॉर्टेंट केस है
या हमने पूरी अदलिया के साथ जो है एक तरफ हम सफ आ रहे हैं, उसके सामने हम खड़े हैं, तो मुझे खुद वहां जाना चाहिए, मुझे इस केस में संजीदगी जाहिर करनी चाहिए, मुझे ये जो सवाल जो नुक्ते उठा रहे हैं जजेस, इनके जवाबात तलाश करने चाहिए। 6 महीने नाजरीन कोई छोटी चीज नहीं होती। एक तरफ आपकी हुकूमत जो है वो दाव पे लगी हुई है, आपकी हुकूमत का जो नैरेटिव है वो दाव पे लगा हुआ है। सामने कौन है? सामने एक ऐसा जज है जिसने 2023 में चीफ जस्टिस बनना है, और अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है और आप इतना बड़ा, मैं माजरत इसके लिए शायद कोई मुतबादिल लफ्ज भी हो, मेरे पास यही लफ्ज है कि आप इतना बड़ा जो है वो पंगा ले रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, जिसमें उमर अता बंदयाल ने कल ये कहा जी कि अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है तो आप हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। गले की हड्डी क्या चीज बनी? जब अटॉर्नी जनरल ने इतनी बड़ी बात कह दी ओपन कोर्ट में कि मैं चाहूं तो मैं भी एतराज कर सकता हूं, तो जाहिर है जजेस ने इस बात से यह तासुर लिया कि जजेस की निगरानी हो रही है। किस बात को बुनियाद बनाकर अटॉर्नी जनरल ने इतना बड़ा इल्जाम दाग दिया? तमाम जजेस इस हवाले से बड़े परेशान हुए, उन्होंने डिस्कस किया। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी फिर उमर अता बंदयाल साहब ने अपने ऑर्डर में ये बात लिखाई कि आपके पास अगर कोई सबूत है इस बात को जस्टिफाई करने का कि किसी जज का, जस्टिस काजी फायजी साहब के साथ कोई ताल्लुक है या कोई उनको फेवर दे रहा है, जिस तरह से आपने ये तसव्वुर दिया था, तो आप हमें उस पर जवाब जमा करवाएं, वरना जो है आप माफी मांगे। जब जाहिर है अगर हुकूमत इस बात को ऑन करती है, हुकूमत ये कहती है जी हाँ ये सबूत हैं, जजेस जो है वो किसी दूसरे जज को जो है वो फेवर दे रहे हैं, तो आप खुद देखें ये कितनी बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बात है कि हुकूमत जो है वो जजेस की निगरानी कर रही है। और देखें, और उससे अब अगर वो मुकरते हैं तो फिर अटॉर्नी जनरल किस हैसियत में ये बात कर रहे हैं? क्यों? अटॉर्नी जनरल जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है, जो हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ किसी छोटी कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर दे रहे हैं। और इतने नाजुक वक्त में जब आपने अपना हुकूमती जवाब जमा करवाना है, जब आपने अपने 5, 6, 7 माह की कारकर्दगी को जमा करवाना है, और डिठाई ये देखें, माजर के साथ कोई फिरोग नसीम भी कोई इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है, मैं उनसे भी कोई इतना ज्यादा मुतासर नहीं हुआ। जिस तरह से मैंने देखा सारा केस उन्होंने तैयार किया हुआ था, कल की इतनी खजालत और इतनी बेइज्जती के बाद जब हमने उनसे कहा तो वो कहते हैं कि नहीं कोई इशू नहीं है, ये सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये जो चीज थी, ये जो एक इंकिशाफ था, उनके गले की हड्डी बन गया। इस पे जब डिस्कस हुआ, इमरान खान साहब ने इस पे दो टोक मौकफ लिया कि नहीं, हम इससे हमारा कोई ऐसी टेंशन नहीं, हम किसी जज के साथ लड़ाई नहीं चाहते। जो ये बात हुई है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, बेसिकली ये भी फिरोग नसीम का कोई मसला था, उनकी तरफ से ये सारा इनिशिएटिव था। इस पे फिरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल जो अनवर मंसूर, इनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। तो मुझे ये बात पता चली है कि इस्तीफा जो था फिरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल जो है वो उनकी बाहिमी मुशावरत थी। उसके बाद उनके पास जाहिर है कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा था कि आप अपने आप को किस तरह से इस आजाब से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं क्या बुनियादी सवाल। अब इसके बाद दूसरा ये पैदा होता है कि क्या अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे से मामला थम जाएगा? तो मुझे इस पे जाती तौर पर यह लगता है कि बिल्कुल नहीं थमेगा। जिस तरह से जजेस ने इस पर रिएक्ट किया था, जिस तरह से जजेस को अब जवाब चाहिए है, जाहिर है अटॉर्नी जनरल एक बात करते हैं और फिरोग नसीम बेशक अदालत में ये लिखें कि ये उनकी जाती राय थी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनकी जाती राय भी किसी चीज पे डेवलप होती है। जाती राय, आपके पास कोई शवाहिद होते हैं, आपके पास कोई ऐसी गुफ्तगू होती है, आपके पास कोई ऐसी बात होती है, आप उस पर अपनी जाती राय डेवलप करते हैं, वरना आप अपनी जाती राय ऐसे तो बिल्कुल डेवलप नहीं कर सकते। और फिर जब आप अपनी जाती राय डेवलप करते हैं और फिर उसको जब आप कोर्ट में बयान करते हैं तो उसकी कोई वजह होती है। और अब जो इंटरेस्टिंग बात यहां है वो ये है कि क्या अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने इस बात को, हुकूमती मौकफ को अपनाया वहां, जिसका तो उन्होंने एतराज कर दिया, जिसपे उन्होंने उसको जवाब दे दिया वजीर कानून ने कि नहीं ये हुकूमती मौकफ नहीं था, ये उनकी अपनी जाती राय थी। और अब जो इशू होगा, जाहिर है उनसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी जाती राय किस बुनियाद पे दी थी। तो मामला मुझे इस्तीफे से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनसे जवाब मांगा जाएगा। जो दूसरे अटॉर्नी जनरल होंगे या तो वो कोर्ट से वक्त मांगेंगे या वो जाहिर है जो दूसरी उनकी टीम थी वो उनमें से एक बंदा जो था वो बैठता था अदालत में, वो नोट्स लेता था उस सारे केस पे, उसको सुनता था और उस पर अपनी जो जितनी भी चीजें होती थी फिर वो जाके जाहिर है अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब को जो है वो ब्रीफ करता हुआ होगा। तो ये एक सारी सूरत हाल है जो इससे पहले भी मैंने आपको बारहा कहा, ये हुकूमत की जो ये कानूनी टीम है, ये इतनी कोई अहल कानूनी टीम नहीं है। ये इस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से इसको काम करना चाहिए था। यानी कि आप इस बात को ही देख लें, इतना बड़ा रेफरेंस 6-7 माह से पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरी कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है, बेशुमार घंटे इस पे सर्फ हुए, तवज्जो सर्फ हुई, एनर्जी सर्फ हुई। इन 6-7 माह में अगर जजेस ने कोई किसी अपनी सारी तवज्जो किसी दूसरे केसेस पे लगाई होती तो आप खुद देखते के बाद कहां से कहां चली जाती, कितने लोगों को इंसाफ मिल सकता था। तो ये एक बड़ी शॉकिंग बात थी
इसलिए जजेस को इस पे बहुत ज्यादा जो है वो उस पे वो भरम नजर आते हैं। तो इतनी आसानी से ये मामला मुझे थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यही कहा गया कि अटॉर्नी जनरल और जो फिरोग नसीम है ये कि सिक्के के दो रुख हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अटॉर्नी जनरल किसी की माँ पे ये बातें सारी कर गए या भूल भुला के कर गए। ऐसे नहीं हो सकता कि भूल भुला के करें, उनका बहुत पहले एक्सपीरियंस है अटॉर्नी जनरल, इससे पहले भी वो रह चुके हैं। यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।